नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और उसका प्रचार प्रसार अभी से शुरू भी हो चुका है। अगर आप बात करें फेज़ 1 की, तो फेज़ 1 की जो बिहार के इलेक्शन हैं उसके प्रचार अभी तक शुरू हो चुके हैं। सभी पार्टियां अपने पूरे ज़ोर शोर से तैयारी कर चुके हैं और सभी अपने कैंडिडेट फेज़ 1 के लिए इन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेकर आया हूं जो कि आपको और हमको पता होना चाहिए। और अगर आप बिहार से हैं और अगर आप बिहार में चुनाव में इस समय आप वोटिंग कर रहे हैं, तो आपको अपने वहाँ से जो प्रतिनिधित्व खड़े हैं, जो कैंडिडेट वहाँ पर खड़े हैं, जिस पार्टी के लिए खड़े हैं, उसके बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में, पूरी वीडियो में बस इसी के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। जो फेज़ 1 के चुनाव होने वाले हैं उसमें जो कैंडिडेट उतरेंगे वो 1064 कैंडिडेट ने अपना नामांकन भरा हुआ है। यहाँ पर उस बिहार की बात हो रही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जातिवाद बिहार में दिखाई देता है और साथ ही साथ क्रिमिनल केसेस के मामले में भी बिहार टॉप के राज्यों में आता है। अगर मैं बात करूं कि अभी जो फेज़ 1 के चुनाव होंगे उसमें जो कैंडिडेट होंगे उसमें से कितने कैंडिडेट हैं जो जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अगर मैं 1064 कैंडिडेट की बात करूं तो इसमें 328 कैंडिडेट यानी कि ऑलमोस्ट 31% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिसपे सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो आरजेडी के हैं जो कि है 73%। उसके बाद आता है बीजेपी जो है 72% कैंडिडेट उनके ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और इस 1064 में 244 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। सीरियस क्रिमिनल केसेस मतलब जो कि नॉन बेलेबल है, यानी कि उनको बेल नहीं मिल सकता। ऐसे केसेस भी चल रहे हैं जो कि 244 कैंडिडेट हैं जिनको या तो 5 साल की सजा या उससे ज़्यादा की सजा हो सकती है। अगर मैं इन्हीं 244 की बात करूं जिन पे सीरियस क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, तो उस पर अगर मैं बात करूं तो जो सबसे नंबर 1 पे आते हैं वो आरजेडी आते हैं। उन्होंने 41 कैंडिडेट उतारे हैं फेज़ 1 के लिए, जिसमें से 22 कैंडिडेट यानी कि 54% उसके कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे एलजेपी आते हैं, उसके 20 कैंडिडेट आउट ऑफ 41 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका परसेंटेज की बात करें तो 49% कैंडिडेट जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। उसके बाद बीजेपी आती है, 13 कैंडिडेट, 29 कैंडिडेट में से 13 कैंडिडेट उनके जिनके ऊपर सीरियस केसेस चल रहे हैं 45% के साथ। उसके बाद कांग्रेस 21 कैंडिडेट में से 9 कैंडिडेट के ऊपर सीरियस केसेस चल रहे हैं 43%। उसके बाद आता है जेडीयू जिनके 35 कैंडिडेट में से 10 कैंडिडेट के ऊपर सीरियस केसेस चल रहे हैं जो कि 29% के आसपास है। उसके बाद आता है बसपा के 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे सीरियस केसेस चल रहे हैं और 26 कैंडिडेट उनके इस चुनाव में फेज़ 1 पे उतर रहे हैं। तो 19% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे सीरियस केसेस चल रहे हैं। अगर मैं सिर्फ फेज़ 1 की ही बात करूं तो 31% क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अगर इनमें से कोई जीत कर आता है तो हम उनसे कैसे उम्मीद करें कि वो कानून को सही से चलाएंगे। उनसे कैसे उम्मीद करें कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी, वो बंद हो जाएगी जो खुद ही क्रिमिनल एक्टिविटी में हैं। और इनमें से कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं, अगर मैं इनको बात करूं, जिन्होंने अपने एफिडेविट में मेंशन किया हुआ है कि हमारे ऊपर सही में क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। उन्होंने खुद अपने एफिडेविट में अगर ये मेंशन किया हुआ है, तो मैं बात करूं सबसे ऊपर आती है आरजेडी जिसके 30 कैंडिडेट 41 में से 30 कैंडिडेट यानी 73% आरजेडी के कैंडिडेट ने एफिडेविट में मेंशन किया है कि हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। बीजेपी के 21 कैंडिडेट यानी कि 72% कैंडिडेट ने बोला है कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ये उन्होंने एफिडेविट में मेंशन किया हुआ है। एलजेपी की बात करें तो 24 हैं यानी कि 59% है। कांग्रेस की बात करें तो 12 हैं 57%। जेडीयू की बात करें तो 15 हैं 43%। और बसपा की बात करें तो 8 हैं टोटल कैंडिडेट 31% के साथ। और इनमें से 29 कैंडिडेट के ऊपर महिलाओं को लेकर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और इस 29 में से 3 कैंडिडेट के ऊपर रेप के केसेस चल रहे हैं, जो खुद ही रेप के जैसे संगीन मामलों में जो लिप्त हैं, जिनके
ऊपर महिलाओं को लेकर क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, केसेस चल रहे हैं, हम उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो जब सरकार में आएगी तो महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो सीरियस होंगे। बिहार, जहाँ पर रोजगार की अगर बात करें तो हर दूसरा इंसान बेरोजगार है, वहाँ पर अगर आप यहाँ के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अगर उनकी जो 1064 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, उनकी जो आय देखेंगे, संपत्ति देखेंगे, तो आपको लगेगा नहीं कि ये वही बिहार है जहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। यहाँ पर अगर औसत अगर आप इनकी इनकम देखेंगे तो हर किसी की इनकम 1 से 2 करोड़ के बीच में आती है। औसत की बात मैं कर रहा हूँ तो 375 कैंडिडेट यानी कि 35% कैंडिडेट करोड़पति हैं। इसमें से कम 10% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी इनकम या फिर जिनका एसेट्स की अगर हम बात करें, संपत्ति की बात करें, तो उनकी संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि उनकी संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा है। 10 करोड़ भी हो सकती है, 20 करोड़ भी हो सकती है, 30 करोड़ भी हो सकती है। 12% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जो एसेट्स हैं वो 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में हैं। जहाँ पर अगर आप बात करोगे प्रति व्यक्ति आय, बिहार में क्या है, तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय 3,650 रुपये। अगर आप इसको एक दिन के हिसाब से अगर गणना लगाओगे तो 100 कुछ रुपये प्रतिदिन का बनता है। यानी कि जहाँ पर नेशनल लेवल पे अगर आप बात करोगे, भारत की अगर बात करोगे, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो महीने की इनकम होती है वो है 11,625 रुपये। वही बिहार पर है 3,650 रुपये। पिछले 5 साल में, 10 साल में अगर आप देखोगे तो जिस हिसाब से प्रति व्यक्ति आय घटी है लोगों की, लेकिन उसी हिसाब से जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी इनकम दुगुनी तिगुनी हो गई है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर नेता को जनता की फिक्र नहीं है, नेता को खुद की फिक्र है, उसके खुद के इनकम की फिक्र है। अगर यहाँ पार्टी के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि किसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा, पार्टी में किसके कितने % कैंडिडेट हैं जिनकी 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है, तो अगर मैं आरजेडी की बात करूं तो उसने 41 कैंडिडेट अभी उतारे हैं फेस 1 में, जिसमें से 39 कैंडिडेट उसके करोड़पति हैं। यानी कि 95% कैंडिडेट उनके करोड़पति हैं। जेडीयू की बात करूं तो 31% यानी 89% कैंडिडेट आउट ऑफ 35 उसके करोड़पति हैं। बीजेपी की बात करूं तो 29 में से 24 कैंडिडेट उसके करोड़पति हैं, यानी कि 83% की है। एलजेपी की बात करूं तो 41 कैंडिडेट में से 30 कैंडिडेट उनके करोड़पति हैं, यानी कि 73%। कांग्रेस की बात करें तो 21 में से 14 कैंडिडेट यानी 67% कैंडिडेट उनके करोड़पति हैं। और बीएसपी की बात करें तो, बसपा की बात करें तो 12 कैंडिडेट यानी कि 46%, 26 में से उनके करोड़पति हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है। विश्वगुरु बनने की हम जहाँ पर बात करते हैं, जहाँ बिहार यानी जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था किसी ज़माने में, जिसकी पूरी दुनिया में नाम था, उस बिहार की अभी जो एजुकेशन की जो स्टेटस है वो बॉटम 5 में आता है। वहां पर अब कितने कैंडिडेट, अगर अब मैं उस कैंडिडेट की अगर बात करूं, उनकी एजुकेशन क्या चल रही है और उनकी क्या एजुकेशन है जो उन्होंने वहां पर मेंशन किया है, तो 43% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 5वीं से 12वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। और उनमें से 49% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। और 8% कैंडिडेट ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड यानी उन्होंने कोई एजुकेशन ही नहीं लिया, अनएजुकेटेड है। इसको थोड़ा सा और विस्तार में अगर मैं आपको बताऊं तो 74 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पढ़ाई लिखाई आती है लेकिन उन्होंने कोई एजुकेशन नहीं लिया हुआ है। 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 5वीं क्लास पास की है। 64 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 8वीं क्लास तक की पढ़ाई की है। 170 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है। और 213 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। 57% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कॉलेज की शक्ल नहीं देखी है। वो एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधार लेंगे? नेता को जनता की याद सिर्फ तब आती है जब चुनाव होता है। बड़े बड़े पैकेज तब लॉन्च होते हैं जब चुनाव होता है। जब चुनाव होने वाले होते हैं तो दोबारा नेता फिर से वही चीज़ बोलते हैं कि हमें मौका दीजिए,
हम ये चीज़ें सुधार देंगे। फिर वो 5 साल बीत जाते हैं, ना वो चीज़ें सुधरती हैं, ना उस पर काम होता है। लेकिन एक ही चीज़ होती है, नेताओं की जेब वो भरती रहती है। जाते जाते बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अपने वोट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं आप, क्योंकि एक बार जो आप डिसीजन ले लेंगे उसके लिए आपको दोबारा मौका 5 साल के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ये हमारी जो वीडियो है उसको अधिक से अधिक लोगों के से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।